हेलो एवरीवन एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स जर्नी। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है वो रहेगा अपनी जो सीरीज़ चल रही है रीट 2020 टारगेट नाम से। तो अपनी सीरीज़ का 6th वीडियो। ठीक है, एक और मैं आपको यहाँ पे अपडेट देना चाहूँगी कि गाइस, ये जो चैनल है लर्नर्स जर्नी, यहाँ पे आपको आने वाली रीट को ध्यान में रखते हुए CDP का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, जिसमें लेवल 2 एज वेल एज़ लेवल 1 दोनों लेवल्स को ध्यान में रखा जाएगा। और साथ ही साथ जो भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं वो भी आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे। यानी कि जितने भी आज तक रीट के पेपर हुए हैं या फिर रीट से पहले जो आपके RTET के पेपर हुआ करते थे, तो वो आपको यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व करवाए जाएंगे, ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस तरह से रीट की डिमांड होती है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, ये जो अपना चैनल है यहाँ पे हम लोग केवल CDP वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी यानी कि जो आपका बाल मनोविज्ञान है, तो बाल मनोविज्ञान का आपका पार्ट यहाँ पे पूरा करवाया जाएगा। ठीक है, और मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर आपने इस वीडियो से पहले बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार रीट 2020 प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी वीडियोस पहले वाली मिल जाएंगी, जिसके अंतर्गत मैंने आपको यहाँ पे जो रीट का लास्ट पेपर हुआ था 2018 वाला, तो 18 का लेवल 1 और लेवल 2 दोनों लेवल आपको CDP वाला पार्ट कम्प्लीटली सॉल्व करवा रखा है। ठीक है, हिंदी मीडियम एज वेल एज़ इंग्लिश मीडियम दोनों के मीडियम के स्टूडेंट्स कनेक्ट कर पाओगे और आपको इजीली वहाँ पे समझ आ जाएगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को रीट से रिलेटेड लेवल 1 या लेवल 2 का पैटर्न देखना है, सिलेबस देखना है, आप जाके और प्लेलिस्ट की फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखिए, आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी और वहाँ पे पूरा डिस्कस आपको करके दिखा रखा है। तो गाइज़, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली रिलेटेड रहेगा लर्निंग से। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेबस दिखाया करती हूँ हमेशा हर वीडियो से पहले, ताकि आप लोग देख सको कि CDP का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो आपका फर्स्ट यूनिट है यानी कि बाल विकास, ये वाला जो टॉपिक है आपका कंप्लीट यूनिट मैंने चैनल पे करवा दी है। ठीक है, और सेकेंड यूनिट का आपका जो पहला पॉइंट है यानी अधिगम का अर्थ, संकल्पना, इसकी प्रक्रियाएं, अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व, ये वाला भी टॉपिक हो गया है। और हम लोग अभी जो करंट पे टॉपिक चल रहा है वो है अधिगम के सिद्धांत यानी कि थियरीज ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो जिसमें हम लोग व्यवहारवाद को कवर कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से व्यवहारवाद यानी कि जो आपके बिहेवियरिस्ट हैं, बिहेवियरिज्म हैं, तो उनमें से 3 बेसिकली आपके सिलेबस में हैं, थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर। ठीक है, तो जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, पावलोव की भी हमने डिस्कस कर ली है। आज वाला जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा स्किनर से रिलेटेड। ठीक है, स्किनर होने के बाद में आपका जो व्यवहारवाद है ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी जिसमें हम लोग गेस्टाल्टवाद करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इतना सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपका ये कंप्लीट जो सिलेबस है, ठीक है, ये पेपर से पहले आपको पूरा करवा दिया जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लेवल 2 का सिलेबस दे रखा है, लेकिन गाइस आपको ध्यान में रखना होगा कि जो लेवल 1 है और जो लेवल 2 है दोनों का CDP का सिलेबस बिल्कुल सेम है। ठीक है, बस लेवल 2 में आपको एक टॉपिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रखा है, बाकी बिल्कुल सेम है। अगर आप ये वीडियो देखते हो आपकी दोनों लेवल की तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगी। तो आई होप हमें चलना चाहिए आज की थियरी पे। तो आज वाली थियरी हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो आज वाली थियरी हमारी रहेगी स्किनर की थियरी। ठीक है, तो आ जाइए स्किनर की थियरी। ठीक है, तो गाइस देखिए, जो स्किनर थे उन्हें हम लोग BF स्किनर भी बोलते हैं, और स्किनर ने जो अपनी थियरी दी थी उसे हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं, या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी उसे कहा जाता है। ठीक है, कई बार आपसे क्वेश्चन ऑपरेंट कंडीशनिंग ना पूछ करके और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग दे देगा। आपको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी ध्यान में रखनी है कि BF स्किनर ने ही इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी दी है। ठीक है, दोनों एक ही बात है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
और जब क्लासिकल कंडीशनिंग की बात आए तो आपको वहाँ पे पेवलोव करना है, और जब ट्रायल और एरर थ्योरी की बात आए तो आपको वहाँ पे थॉर्नडाइक ऑप्शन में लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरी इनका नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अब देखिए स्कीनर अपनी थ्योरी है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, इसमें क्या कहते हैं। देखिए गाइज, स्कीनर ने सबसे ज़्यादा जो बल दिया था वो पुनर्बलन पे दिया था। ठीक है, यानी कि रेनफोर्समेंट पे बल दिया था। अब रेनफोर्समेंट क्या होता है, रेनफोर्समेंट होता है कि किसी भी बिहेव को बनाए रखता है। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक टाइप का मोटिवेशन होता है जिससे कि जो वांछनीय व्यवहार है बच्चे का, या फिर हम कह सकते हैं कि डिज़ायरेबल बिहेवियर है, वो बच्चे का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो जो पुनर्बलन है वो रेनफोर्समेंट है, और रेनफोर्समेंट की बात कौन करते हैं, बीएफ स्कीनर बात करते हैं। ठीक है, और जो बीएफ स्कीनर की जो थ्योरी है इसको हम लोग आरएस बंद भी कहते हैं। आर का मतलब क्या हो जाएगा आपका, रेस्पॉन्स। ठीक है, और एस का मतलब क्या हो जाएगा, स्टिमुलस। ठीक है, तो रेस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया, प्रतिक्रिया, और स्टिमुलस का मतलब क्या हो गया, उद्दीपक। यानी कि ये कहते हैं कि जो स्कीनर कहते हैं कि यहाँ पे बच्चा रेस्पॉन्स पहले करता है और उसे उद्दीपक बाद में प्राप्त होता है, जबकि जो आपके थॉर्नडाइक हैं और पेवलोव हैं वो इनसे बिल्कुल उल्टा बोलते हैं। वहाँ पे एस आर बंद होता है, यानी कि पहले स्टिमुलस होता है और फिर रेनफोर्समेंट होता है। पहले उद्दीपक मिलता है और फिर उसके बाद में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए थॉर्नडाइक का बिल्ली का एक्सपेरिमेंट था, तो वहाँ बिल्ली के सामने फूड रखा हुआ था। ठीक है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली के सामने फिश रखी थी। तब क्या हुआ था, वहाँ पे सबसे पहले स्टिमुलस मिला था बिल्ली को, उद्दीपक मिला था फिश, और फिर फिश को देख करके बिल्ली ने रेस्पॉन्स करना स्टार्ट किया। तो वहाँ पे आपका आर एस बंद हो जाएगा, सॉरी आपका एस आर बंद होगा, और जो आपका पेवलोव है वहाँ भी कुत्ते के सामने पहले जो पेवलोव थे उन्होंने खाना रखा था और उसको देख करके कुत्ते के मुंह में लार आई थी, यानी कि पहले वहाँ पे उद्दीपक मिला था और फिर कुत्ते ने प्रक्रिया की थी। तो वहाँ पे भी एस आर बंद होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या होगा, आर एस बंद होगा, क्योंकि यहाँ पे रेस्पॉन्स पहले हो रहा है। ठीक है, स्टिमुलस बाद में आ रहा है। अब ये चीज़ कैसे हो रही है ये हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे, जो कि बीएफ स्किनर ने रैट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इससे पहले कुछ एक हम इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं। आ जाइए, देखिए जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है इस पे यहाँ पे स्किनर ने दो बातों पे फोकस किया था कि किसी भी वांछनीय व्यवहार को बनाए रखने के लिए हम दो काम करते हैं। पहला काम करते हैं हम पुनर्बलन देने का, ठीक है, और दूसरा काम हम लोग करते हैं दंड देने का। तो पुनर्बलन यानी कि रेनफोर्समेंट देने का, और दंड यानी कि पनिशमेंट देने का। लेकिन गाइज जो स्किनर थे उन्होंने पनिशमेंट पे फोकस किया था, लेकिन हम लोग पनिशमेंट पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। क्योंकि हम लोग जब एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं तो हमें साफ साफ मना किया जाता है कि आपको बच्चों को पनिश नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो किसी भी व्यवहार को बनाए रखने में या फिर किसी भी व्यवहार को ख़त्म करने में ज़्यादा हेल्पफुल हम इसे नहीं मानेंगे। हम केवल यहाँ पे आपका रेनफोर्समेंट है इसका यूज़ लेंगे। तो यहाँ पे दोनों चीज़ हैं। रेनफोर्समेंट आपका पुनर्बलन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरह से पनिशमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो पुनर्बलन होगा वो व्यवहार को हमेशा बढ़ाएगा। ठीक है, वहाँ पुनर्बलन में जब आपका जो पॉजिटिव पुनर्बलन होगा उस टाइम वहाँ पे जो भी उद्दीपक उपस्थित होगा वो क्या करेगा, व्यवहार को बढ़ाएगा। ठीक है, और नेगेटिव पुनर्बलन में क्या होगा कि वहाँ पर जो भी उद्दीपक स्टिमुलस वहाँ पे एब्सेंट होगा वो क्या करेगा, वो भी बिहेवियर को बढ़ाएगा। मतलब रेनफोर्स तो क्या करता है, रेनफोर्समेंट तो करता है बिहेवियर को बढ़ाने का काम, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। ठीक है, लेकिन पनिशमेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये हमेशा क्या करता है, व्यवहार को घटाने का काम करता है। ठीक है, लेकिन जो आपका रेनफोर्समेंट होगा वो हमेशा आपके व्यवहार को बढ़ाएगा। यानी कई बार जैसे मान लीजिए बच्चे ने कोई एक अच्छा काम किया, ठीक है, और उसके बाद में बच्चे को चॉकलेट आपने प्रोवाइड करवाई, तो उस टाइम वो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का काम करेगा। तो बच्चे को लगेगा कि यार मैंने जब इस क्वेश्चन का आंसर दिया है तो मेरे को चॉकलेट मिली है, तो वो उस काम को वापस करेगा।
वापस करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो व्यवहार है वो वहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आप चाहते हो कि बच्चे में कोई एक पर्टिकुलर व्यवहार है, वांछनीय व्यवहार है, और वहाँ पे आप चाहते हो कि ये चीज़ बीच में ना आए, मतलब कोई ऐसी चीज़ आप बीच में डाल दोगे बच्चे के एनवायरनमेंट में जहाँ से उसका जो व्यवहार है वो एलिमिनेट हो जाए, आप चाहते हो कि वो व्यवहार वहाँ से एलिमिनेट हो जाए, तो उस टाइम आप एक जो उद्दीपक है वो वहाँ से एब्सेंट कर दोगे। मतलब बच्चे ने अपना कोई काम किया और बच्चे को वहाँ से पुनर्बलन नहीं मिला, ठीक है, तो बच्चा उस काम को अपने आप छोड़ देगा और जो आप चाहते हो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो रेनफोर्समेंट हमेशा इस तरह से काम करेगा। लेकिन जो पनिशमेंट है उसमें तो हम लोग पनिशमेंट को ज़्यादा फोकस नहीं करते, ये बिहेवियर को हमेशा जो व्यवहार है उसको डिक्रीज़ करता है, लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा फोकस पनिशमेंट पे देंगे नहीं, ठीक है। तो आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि भाई पुनर्बलन की सारणी यानी अनुसूची, यानी जो रेनफोर्समेंट है उसका शेड्यूल क्या है। तो देखिए गाइज, दो तरह से हम लोग बच्चे को रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए ये जो यहाँ पे मैं आपको टॉपिक्स पॉइंट जितने भी करवाती हूँ, ये आप ऐसे मत सोचना कि फालतू का कचरा है, यहाँ हर एक पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, आप सीटेट के पेपर देख लीजिए, रीट के पेपर देख लीजिए, कोई भी टीचिंग एग्जाम के पेपर्स देख लीजिए, सभी जगह से क्वेश्चन आता है। अब जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट है कि पुनर्बलन की सारणी, तो यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट है वो दो तरह का है, एक तो लगातार होता है और एक निश्चित अंतराल पर होता है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा, भले ही आप जाकर चेक कर सकते हो। देखिए तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की। देखिए जो रेनफोर्समेंट है वो दो तरह का है, एक तो कॉन्टीन्यूअस रेनफोर्समेंट और एक पार्शली। मतलब कॉन्टीन्यूअस जो रेनफोर्समेंट है उसमें आप क्या करोगे, बच्चे को पुनर्बलन लगातार दोगे। मान लीजिए बच्चे ने कोई अच्छा काम किया, आपने बच्चे को बोल दिया वेरी गुड बेटा, ठीक है, फिर से बच्चे ने कोई भी अच्छा काम किया, फिर से आपने बोल दिया वेरी गुड बेटा। मतलब बच्चा जितने भी काम करता है तो आप बार बार क्या करोगे, उसको वेरी गुड बोलते जाओगे, ठीक है। लेकिन जो निश्चित अंतराल वाला है, जो पार्शियली जो आपका रेनफोर्समेंट है, तो उसको आप बच्चा जैसा अच्छा काम करेगा तो बच्चे को मालूम नहीं है कि उसे वेरी गुड मिलेगा, ठीक है। जो लगातार है वहाँ बच्चे को मालूम है कि भैया मैं जो काम करूँगा मेरे को वेरी गुड मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बच्चे को मालूम नहीं है निश्चित अंतराल पर, तो यहाँ पे बच्चे को रेनफोर्समेंट कभी भी आप दे सकते हो, ठीक है। हो सकता है आपने कई बार दिया, हो सकता है आपने नहीं दिया, ठीक है। एक निश्चित अंतराल पर दोगे तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि जो पुनर्बलन है वो बेस्ट कौन सा वाला है, लगातार वाला है या फिर निश्चित अंतराल वाला है। तो आपको आंसर करना है निश्चित अंतराल वाला। देखिए अगर आप बच्चे को हर काम पे बार बार वेरी गुड बोलोगे तो बच्चा बोर हो जाएगा, वो सोचेगा क्या है, मतलब बार बार वेरी गुड बोल रहे हैं, तो बच्चा बोर हो जाएगा, बस उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो अपन चाहते हैं वो रिजल्ट बार बार नहीं आएगा, कुछ समय तक आएगा, लेकिन धीरे धीरे उस जो रिजल्ट की एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो जो पार्शियली जो आपका रेनफोर्समेंट है वो बेस्ट रहता है, क्योंकि बच्चे को मालूम नहीं है कि कब उसे रेनफोर्समेंट मिल जाए। जैसे मान लीजिए बच्चे ने कोई अच्छा काम किया, ठीक है, उसे वेरी गुड मिल गया, फिर थोड़ी देर बाद में अगर बच्चे ने कोई थोड़ा कम अच्छा काम किया, हमने कुछ नहीं बोला, ठीक है, जब हमने कुछ नहीं बोला तो बच्चा सोचेगा कि यार मेरे को वेरी गुड नहीं मिला, तो बच्चा और बेस्ट करने की कोशिश करेगा, और जब वो बेस्ट देगा तो उस टाइम हम लोग उसे वेरी गुड बोलेंगे। तो जो पार्शियली है वो बेस्ट है बजाय कि लगातार के, ठीक है। और जो आपका निश्चित अंतराल पर जो पुनर्बलन दिया जाता है वो दो तरह से दिया जाता है, एक तो फिक्स इंटरवल पे और एक फिक्स रेशियो में, ठीक है। फिक्स इंटरवल पे तो आप क्या करोगे, एक निश्चित समय के बाद दोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक निश्चित समय पर आपको अपनी सैलरी मिलती है, तो एक निश्चित समय के बाद में आप बच्चे को वहाँ पे फिक्स इंटरवल पर रेनफोर्समेंट दोगे, एक फिक्स रेशियो में। मतलब यहाँ पे समय फिक्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हर 3 दिन बाद में बच्चे को रेनफोर्स करना है, यहाँ पे समय निश्चित नहीं है, यहाँ पे मात्रा निश्चित है। तो जो अनुपात है तो फिक्स अनुपात में आप बच्चों को दोगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा बेस्ट है, जो निश्चित अंतराल पर मिलता है वो वाला पुनर्बलन बेस्ट है, ठीक है। आ जाइए अपने लास्ट पॉइंट पे। देखिए गाइज,
जो अपना लास्ट पॉइंट है वो है कि स्किनर का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था चूहे पे। कई बार आपको ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं कि स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था। पहला ऑप्शन दे देंगे डॉग पे, दूसरा दे देंगे कैट पे, तीसरा दे देंगे पिजन पे, और जैसे मान लीजिए फोर्थ दे देंगे आपको कुछ भी दे, कोई एनिमल दे दिया रैट को छोड़ करके। तो उस टाइम आपको पिजन करना है, क्योंकि स्किनर ने पिजन पे भी एक्सपेरिमेंट किया था और रैट पे भी एक्सपेरिमेंट किया था। अगर पिजन ऑप्शन में नहीं है, रैट ऑप्शन में है, तो आपको रैट करना है। ठीक है, दोनों अगर ऑप्शन में है और बोथ का ऑप्शन है तो आपको बोथ करना है। ठीक है, लेकिन जो स्किनर का फेमस हुआ था एक्सपेरिमेंट वो रैट वाला हुआ था। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि रैट पे जो बीएफ स्किनर थे उन्होंने अपना प्रयोग किया था। अब देखिए इन्होंने अपने प्रयोग में किया क्या था। इन्होंने क्या किया था, एक बॉक्स ले लिया था। ठीक है, और उस बॉक्स में इन्होंने एक भूखे चूहे को बंद कर दिया। ठीक है, अब जो हमने स्टार्टिंग में बात पढ़ी थी RS बंध, यानी कि रेस्पॉन्स स्टिमुलस बॉन्ड, यानी कि प्रतिक्रिया उद्दीपक बंध, मतलब पहले प्रतिक्रिया हो रही थी और फिर उसे उद्दीपक मिल रहा था। अब देखिए यहाँ पे स्किनर ने चूहे को बॉक्स में बंद कर दिया। अब चूहा भूखा है। ठीक है, और यहाँ पे स्किनर ने चूहे के लिए खाना रख दिया, और यहाँ पे बॉक्स है उसकी एक ऐसी दीवार है ओपेक वॉल, जहाँ से जो चूहा है उसे मालूम नहीं है कि बाहर क्या है और क्या नहीं। तो यहाँ पे खाना रखेंगे तब ऑब्वियस सी बात है कि चूहे को दिखाई नहीं देगा। अब चूहा भूखा है तो अपने खाने के लिए वो कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स करेगा, अपने हाथ पैर इधर से उधर पटकेगा। जब चूहा बहुत सारे रेस्पॉन्स करता है तो अचानक से ही क्या होता है, चूहे का जो हाथ पैर आप कह सकते हो कहाँ पड़ेगा, लिवर पे पड़ेगा। ठीक है, एक बटन है स्पेसिफिक टाइप का अंदर, उस पे पड़ेगा। जैसे ही उसका जो जैसे ही उसकी जो चूहे की लिम्ब है वो बटन पे पड़ती है, उस टाइम क्या होगा, यहाँ से खाना निकल के आएगा और सीधा बॉक्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूहे को मालूम चल गया कि हाँ भैया यहाँ पे जब मैं दबाऊंगा तो उस टाइम खाना अंदर आएगा। तो चूहा क्या करेगा, बार बार ऐसे करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि चूहा एकदम परफेक्ट हो जाएगा कि भैया मेरे को यहाँ पे प्रेस करूँगा तब जाके खाना आएगा। तो इस तरह से चूहा यहाँ पे सबसे पहले रेस्पॉन्स करता है और फिर उसके बाद में उसके सामने उद्दीपक प्रकट होता है। तो इसी तरह से जो आपके स्किनर हैं वो कहते हैं कि अगर आप राइट एक्शन करते हो, ठीक है, तो आपको रिवार्ड मिलता है। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक है वो समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए गाइज यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया अच्छी तरह से, एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन उठता है। ठीक है, और जो आपके जो रेनफोर्समेंट के टाइप्स कह सकते हो, आप शेड्यूल कह सकते हो, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है। और जो आपका ऊपर वाला टॉपिक है कि कितने तरह का है ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन में रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और RS बंद से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे और आपको स्किनर की थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो एक भी लाइन ऐसी नहीं है जहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। अगर आप रीट की तैयारी करते हो या फिर CTET की तैयारी करते हो, ठीक है, तो आपको ये प्लेलिस्ट देखनी चाहिए, या फिर अगर आपको समझ आए तो आपको ये ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको सब कुछ करवाया जाएगा और आपको क्वेश्चन भी सारे सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आई होप गाइज़ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। So guys, I hope this session will be helpful for all of you in any form. If you like this video, then subscribe Learner's Journey and press the bell icon for more notification, and share it with your colleagues, and do not forget to leave your comment in comment section for your valuable feedback. Thank you guys. Thanks for watching.